नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। शो की शुरुआत करें उससे पहले कुछ बड़ी खबरें आपको बता देना चाहती हूँ और इस वक्त की बड़ी खबर रूस और यूक्रेन जंग के बीच पुतिन का अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक है। पुतिन ये कह रहे हैं कि पश्चिमी मुल्क ब्लडी, डेंजरस और डर्टी गेम इस वक्त खेल रहे हैं। एक डिस्कशन के दौरान पुतिन ने यह कहा है कि हम यूक्रेन में वॉर की साक्षी बन रहे हैं, जबकि ताइवान में भी सिचुएशन बहुत अस्थिर हो चुकी है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने को लेकर अमेरिका को वार्न किया है पुतिन ने और यह कहा है कि जो युद्ध का माहौल बनाएगा उसे हमारे बवंडर से जवाब मिलेगा। पुतिन ने यह भी कहा है कि कोई हमें यह ना बताए और ये बता भी नहीं सकता है कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये इशारा है कि ये सिर्फ जुबानी खर्च नहीं है, यहां सिर्फ वो गरजने वाले बादल नहीं कह रहे हैं, ये वो हैं जो बरस रहे हैं यूक्रेन पर और बरस सकते हैं और बुरी तरीके से। कल याद कीजिए, यही मास्टर स्ट्रोक में हमने आपको रूस की न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के बारे में बताया था। न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट से लेकर अमेरिका प्रेसिडेंट तक की हर एक बाइट और बयान आपको सुनाया था। इसी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की चेतावनी आपने यहीं स्क्रीन पर देखी थी, लेकिन आज बात इससे बहुत आगे निकल चुकी है और ऐसा लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन अब किसी की नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि आज रूस से जो खबरें हमें मिल रही है वो शॉकिंग है, यकीन मानिए डराने वाली है और नई न्यूक्लियर सुनामी की तरफ इशारा कर रही है। इन स्टोरीज को डिटेल में आपके साथ शेयर आगे करूं उससे पहले आज की 10 बड़ी खबरें जो इशारा कर रही है कि पुतिन अब किसी की नहीं सुनने वाले हैं, आपके सामने रख रही हूं। सबसे पहली ब्रेकिंग यह है कि रूसी न्यूक्लियर ड्रिल से पश्चिमी देशों पर हमले की तैयारी की है और यह कोई और नहीं, रूसी कर्नल का दावा है। न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के जरिए पश्चिम पर हमला करने की तैयारी में जुट चुके हैं। रूस की नेशनल डिफेंस मैगजीन के एडिटर इन चीफ है कर्नल इगोर कोरोचेंको, जो ये दावा कर रहे हैं कि रूसी न्यूक्लियर अटैक से ब्रिटेन जो है वो अटलांटिक महासागर में डूब जाएगा। अटलांटिक में डूब सकता है पूरा का पूरा ब्रिटेन। यह भी कहा जा रहा है रूसी कर्नल की तरफ से कि रूस का न्यूक्लियर अटैक अमेरिका को भी नेस्तनाबूद कर देगा, मिटा देगा। जहां आज अमेरिका है वहां स्टालिन स्ट्रेट बन जाएगा। तीसरी बड़ी खबर के बाद अब ये चौथा नंबर आता है यूक्रेन वॉर को लेकर। रूस जो अमेरिका और यूरोप को धमकियां दे रहा है, ये कह रहा है कि अगर अमेरिका ने और उसके साथियों ने मिलकर जंग में शामिल होने की कोशिश की तो फिर स्पेस को वो बीच में लेकर आएगा, अंतरिक्ष में भी हमला करेंगे और अमेरिका की सैटेलाइट उसके टारगेट पर होगी, ये रूस कह रहा है। पांचवी बड़ी खबर यह है कि रूसी धमकियों के जवाब में अमेरिका ने अपनी फायर पावर का टेस्ट किया है। जी हां, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएस नेवी और आर्मी ने एक बार फिर से हाइपरसोनिक वेपन का टेस्ट किया है। ये यूएस नेवी की तरफ से जो है टेस्ट किया गया है। इन सब के बीच रूस ने यूक्रेन की मदद कर रहे यूरोपीय यूनियन को भी वार्न किया है, धमकी दी और ये कहा है कि अगर यूरोपीय यूनियन पाबंदियों की आड़ में उसकी संपत्ति जब्त करते हैं तो इसका बहुत कड़ा जवाब दिया जाएगा। सातवीं बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने रूस के सहयोगी ईरान को वार्न किया है। देखिए एक दूसरे को कैसे वार्न किया जा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान ने रूस को हथियार की सप्लाई नहीं रोकी, ड्रोन्स देने बंद नहीं किए तो नतीजे भुगतने होंगे और वो नतीजे बुरे होंगे, ये अमेरिका वार्न कर रहा है। आठवीं बड़ी खबर, ये वॉर ब्रेकिंग नंबर 8 है। अमेरिका के सहयोगी ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को और बख्तरबंद गाड़ियां देने का ऐलान कर दिया है। वो यूक्रेन की फौज को ट्रेनिंग भी देगा, ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खबर आ रही है। 9वीं बड़ी बात यह है कि अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने कीव का सीक्रेट दौरा किया है। ऐसी जानकारी मिल रही है और दावों से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि कीव में ज़ेलेंस्की और CIA के जो चीफ है उनके बीच में न्यूक्लियर वॉर से जुड़े मुद्दों पर बात की गई है। ये सारे डेवलपमेंट न्यूक्लियर वॉर के स्ट्रॉन्ग सिग्नल की तरफ इशारा कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि क्या जीत के लिए दुनिया के सुपर पावर्स न्यूक्लियर तबाही की सुनामी लाकर रहेंगे? क्या यूक्रेन की जंग को बहाना बनाकर अमेरिका रूस को न्यूक्लियर वॉर में लपेटने की तैयारी कर रहा है?
क्या रूस ने अपने न्यूक्लियर वॉर ड्रिल से अमेरिका और ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने का प्लान तैयार कर लिया है? सवालों के जवाब हमारी इस कवर स्टोरी में मास्टर स्ट्रोक की आप जरूर देख पाएंगे। परमाणु दस्ता अलर्ट मोड में है। एटम बम के बटन एक्टिव है। न्यूक्लियर तबाही की सुनामी उठाने वाली मिसाइलों का ट्रिगर रेडी। टारगेट भी लॉक हो चुका है। जमीन, आसमान और समंदर, परमाणु तूफान कहां से उठेगा? न्यूक्लियर जलजला किस रास्ते से आएगा? एटमी सुनामी कैसे तबाही लाएगी? हर जहन में बार बार यही सवाल उठ रहे हैं। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तक पहुंचने के लिए यूक्रेन के नाम पर रूस और अमेरिका के बीच चल रही एटमी रस्साकशी को समझना होगा। रूस की न्यूक्लियर चेतावनी को करीब से देखना होगा और रूस के नाम जारी अमेरिका की जवाबी धमकियों को भी परखना होगा। हालात बता रहे हैं कि न्यूक्लियर सुपर वॉर की पूरी टाइमलाइन फिक्स हो चुकी है। कब क्या होगा, कौन क्या करेगा, कौन कैसे जवाब देगा, कौन किसका हथियार और कौन किसका शिकार बनेगा, एक एक चीज तय हो चुकी है। क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग के बीच पेंटागन से जो सीक्रेट रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाली है, बेहद डराने वाली है। ये रिपोर्ट बता रही है कि रूस की न्यूक्लियर बॉम्ब वाली धमकियों को लेकर अमेरिका बेहद सीरियस है और इसी का नतीजा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम जे बर्न्स दुनिया की नजरों से छिपकर एकदम खुफिया तौर पर कीव पहुंचे और वहां से चुपचाप बिना किसी को खबर हुए लौट भी आए। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान CIA चीफ और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच बेहद गंभीर मुद्दे पर बातचीत हुई। सवाल यह है कि यह बातचीत कहीं उसी एटमी वॉर का सिग्नल तो नहीं जिसकी आहट इन दिनों पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है। दरअसल इसकी वजह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन शुरू करने के लिए रूस और अमेरिका दोनों ही जिम्मेदार हैं। पुतिन ने तो यूक्रेन पर हमला करते ही अपना न्यूक्लियर कमांड एक्टिव कर दिया था। इसके बाद भी वो नेटो के नाम धमकियां जारी करते रहे। और रही बात अमेरिका की, तो नेटो की न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज शुरू होने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस को परमाणु हमले की डायरेक्ट धमकी दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि किसी भी न्यूक्लियर एक्शन के लिए पेंटागन को उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। अब हालत यह है कि एक तरफ बाइडेन की निगहबानी में नेटो बेल्जियम में न्यूक्लियर वॉर ड्रिल कर रहा है, तो दूसरी ओर पुतिन ने भी अपने भंडार से सारे एटमी हथियार बाहर निकाल लिए। अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस भी आर्कटिक सी के किनारे इनकी धार परख रहा है। मतलब साफ है, किसी भी तरह से एक भी गलती हुई तो वो विध्वंस होगा, वैसी तबाही मचेगी जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। और महातबाही के इस खतरे के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीक्रेट मीटिंग कर न्यूक्लियर फियर का मीटर और बढ़ा दिया है। और ये महज सूत्र नहीं है, हम अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के CIA चीफ के कीव दौरे पर जो एक रिपोर्ट छपी है उसके हवाले से भी बता रहे हैं। CIA के एक सीनियर अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए ये दावा किया गया है द न्यूयॉर्क टाइम्स में कि CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने इसी महीने कीव का एक सीक्रेट दौरा किया है। बर्न्स ने कीव में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। CIA चीफ ने अपने इस दौरे में सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स से भी मीटिंग की है। बर्न्स ने ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस से बेहद गंभीर मुद्दे पर बातचीत की है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है जो इस वक्त मैं आपको बता रही हूं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के दावों के मुताबिक ये जो रिपोर्ट है CIA के एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से जो बातचीत हुई है उसके आधार पर छपी है।
अखबार की रिपोर्ट्स पर अगर यकीन करें तो अपने सीक्रेट दौरे में बर्न्स और ज़ेलेंस्की के बीच सिर्फ यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे खुफिया सहयोग पर ही बात नहीं हुई है। इसके साथ ही बर्न्स ने यूक्रेन को वॉशिंगटन का समर्थन जारी रहने का भी भरोसा दिलाया है। लेकिन रूस और अमेरिका की तनातनी पर करीबी नजर रखने वालों ने यह दावा किया है कि इशारा दूसरी तरफ भी जरा देख लीजिए, डाल लीजिए। उनके मुताबिक CIA चीफ और ज़ेलेंस्की के बीच जो बातचीत हुई है उसका लिंक न्यूक्लियर वॉर वाली प्लानिंग से जुड़ सकता है और जुड़ा हो सकता है। इसकी वजह क्या है वो भी आपको हम समझा देते हैं। देखिए, न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के नाम पर रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। अमेरिका की अगुवाई में नाटो के देश बेल्जियम में इस वक्त न्यूक्लियर वॉर ड्रिल हो रही है। रूस ने भी आर्कटिक सागर के किनारे कामचाटका में एटमी जंग की प्रैक्टिस की है और दोनों देश जो है वो एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी का आरोप लगा रहे हैं। रूस क्या कह रहा है? रूस ये कह रहा है कि अमेरिका न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ा रहा है। अमेरिका इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहरा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ एटमी धमकियां दे रहे हैं लगातार। पुतिन कह चुके हैं कि अगर रूस पर खतरा दिखा तो वो न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। बाइडेन ये कह रहे हैं कि रूस ने अगर परमाणु हमला किया तो वो उसकी बड़ी गलती होगी। अगर ये धमकियां खुदा ना खास्ता हकीकत में बदल जाती है तो दुनिया में एटमी तबाही की ऐसी सुनामी उठेगी जिसकी मार से किसी भी मुल्क का बचना मुश्किल होगा। और ये वही खतरा है जिसने यूक्रेन के साथ पूरे यूरोप में न्यूक्लियर वॉर के डर का मीटर इस वक्त हाई कर दिया है। घर घर में दहशत है और ये कैसे, आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा दीजिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से। तबाही नहीं, महातबाही होगी। विनाश नहीं, महाविनाश होगा। प्रलय नहीं, महाप्रलय होगी। जब एटम बम फटेगा तो दुनिया खाक हो जाएगी। शहरों की बात छोड़िए, मुल्कों का नामो निशान मिट जाएगा। जिस न्यूक्लियर वॉर की आशंका कई महीनों से जताई जा रही थी, अब उसकी टिक टिक पूरी दुनिया को साफ साफ सुनाई पड़ने लगी है। क्योंकि लेटेस्ट वार्निंग कहीं और से नहीं, डायरेक्ट मॉस्को से आई है। धमकी किसी और ने नहीं, खुद रूस ने दी और निशाना सीधा अमेरिका और यूरोप पर है। मतलब अब महायुद्ध नहीं होगा, एटमी महाजंग होगी। ब्रिटेन के अखबार द सन ने रूस के एक टॉप डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल इगोर कोरोनचेको के हवाले से ऐसी खबर दी है जिसे रूस के एटमी प्लान का ब्लूप्रिंट कहा जा रहा है। द सन के मुताबिक रूसी स्टेट टेलीविजन पर बातचीत करते हुए पुतिन के आर्मी ऑफिसर ने खुद कबूल किया है कि रूस ने न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के जरिए पश्चिम पर हमले की तैयारी की है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस पर एटमी हमला किया तो ऐसा पलटवार होगा कि पूरी पृथ्वी का भूगोल बदल जाएगा। दुनिया के नक्शे से अमेरिका का नाम मिट जाएगा और ब्रिटेन अटलांटिक महासागर में समा जाएगा। रूस से आई ये धमकी इस बात का सबूत है कि पुतिन जंग भले ही सिर्फ यूक्रेन से लड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त पूरा यूरोप उनके टारगेट पर है। यही वजह है कि यूरोप में न्यूक्लियर फियर का मीटर हाई है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क जैसे देशों के लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। ये सवाल लोगों को लगातार परेशान कर रहा है कि पुतिन ने अगर वाकई न्यूक्लियर बटन दबा दिया तब क्या होगा। पोलैंड में लोगों के बीच डर ने कैसे घर बनाया है, इसका सबूत देखिए। यही हाल डेनमार्क का है, जहां लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि उनका मुल्क कहीं नागासाकी या हिरोशिमा न बन जाए। As there are news about the nuclear war, lot of people are considering this could create a lot of threat and lot of imbalance in the society and wish that does not happen. इसी डर का असर है कि यूरोप में कंक्रीट की मोटी दीवारों वाले न्यूक्लियर बंकर्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट द मिरर की रिपोर्ट का दावा है कि पिछले 72 घंटे में ब्रिटेन में न्यूक्लियर बंकर्स की डिमांड में गजब की तेजी आई है।
यूके की एक मशहूर रियल एस्टेट कंपनी ने दावा किया है कि करीब 200 लोगों ने एंटी न्यूक्लियर बंकर खरीदने की इच्छा जाहिर की है। एक ही दिन में 3300 लोगों ने न्यूक्लियर बंकर्स के बारे में इंक्वायरी की। जो हाल न्यूक्लियर बंकर्स का है, वही हाल आयोडीन की गोलियों का है। आयोडीन की जिन गोलियों को एटमी हमले की हालत में रक्षा कवच बताया जा रहा है, न्यूक्लियर बंकर की तरह उनकी भी डिमांड बढ़ी है। पोलैंड की सरकार अपने नागरिकों के बीच आयोडीन की गोलियां बंटवा रही है। अमेरिका ने भी आयोडीन की गोलियों की अब तक की सबसे बड़ी खेप का ऑर्डर दिया है। ये इंतजाम बता रहे हैं कि डर सिर्फ लोगों के बीच ही नहीं है। न्यूक्लियर हमले के डर से अमेरिका से यूरोप तक सरकारें भी सहमी हुई हैं। तो ये आपने देख लिया न्यूक्लियर वॉर को लेकर यूरोप में किस तरह की दहशत है। आपने देखा, लोगों की बातें भी सुनी, लेकिन इस सब के बीच आज कुछ और ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिनके बाद रूस और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट वाली चिंगारी को और हवा मिलने लगी है। रूस के मिसाइल प्रोग्राम को देखते हुए अमेरिका ने अचानक हाइपरसोनिक वेपन कंपोनेंट का टेस्ट किया है। अचानक अमेरिका जो है अपने इस वेपन का टेस्ट क्यों करेगा? पेंटागन की तरफ से यह बताया गया है कि आवाज की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से ट्रैवल करने वाले इस वेपन का पेलोड और परफॉर्मेंस जो है वो चेक किया गया है। लेकिन माने रखता है ना वक्त, तो टाइमिंग तो माने रखती है, और ये टाइमिंग बहुत कुछ इशारा कर रही है। यूएस नेवी की तरफ से यह बताया गया कि इस हफ्ते हाइपरसोनिक रॉकेट का दूसरा टेस्ट किया जाएगा। खबर तो हमें यह भी मिल रही है कि अमेरिका ने अपने यूरोप वाले न्यूक्लियर वेपन के जो स्टॉक्स हैं उनको दोबारा रिव्यू करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब साफ है कि रूस की न्यूक्लियर वॉर रेटरिक्स जो हैं उसको लेकर अमेरिका कोई चांस नहीं लेना चाहता, और इसीलिए नाटो और रूस के न्यूक्लियर वॉर ड्रिल्स के बीच अमेरिका ने भी अपने एटमी जखीरे को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। यहाँ डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन बेचैनी जो है हमारे वाले इलाके में भी है। बेचैनी का सवाल इसलिए है, फियर वाला मीटर हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना में इस वक्त हाई है, इसलिए क्योंकि चाइनीज पीएलए हिंदुस्तान के उस वॉर ड्रिल की वजह से दहशत में आ गए हैं जो अभी शुरू नहीं हुई है। कौन सी वॉर ड्रिल? सोचिए, जो चीन खुद एलएसी के पास अपने मिलिट्री व्हीकल्स को लाता रहा हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपने फाइटर जेट्स को उड़ाता रहा हो, उसे अब भारतीय सेना की एक वॉर ड्रिल कैसे खटकने लग सकती है? ये वही चीन है जो ताइवान के खिलाफ बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहता है, लेकिन एक छोटे से टापू ने उसकी नाक पर दम कर रखा है। सवाल तो ये भी है कि आखिर जिनपिंग की ताजपोशी के फौरन बाद होने वाली इस वॉर ड्रिल का मैसेज क्या है? इस रिपोर्ट से अब आप समझिए कि चीन आखिर क्यों परेशान हो रहा है और क्यों उसकी धड़कनें इस वक्त तेज है। क्या एलएसी पर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या चीन को क्लियर मैसेज देने की तैयारी पूरी हो चुकी है? क्या चाइनीज पीएलए के खिलाफ सॉलिड प्लान बन गए? करीब 3500 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन की सरहद को बांटने वाली वो लकीर जिसे लेकर चीन और हिंदुस्तान के बीच तकरार और टकराव खूनी संघर्ष तक में तब्दील हो चुका है। इसी वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर जिनपिंग की जालिम पीएलए को एक बार फिर मिर्ची लगनी शुरू हो चुकी है। जिनपिंग की सेना की करतूत किसी से छिपी नहीं। विस्तारवाद जिसकी नीति हो, दूसरों की जमीन पर कब्जा जमाना जिसका मकसद हो, उसे अब भारत और अमेरिका के मिलिट्री अलायंस से कांटे चुभने लगे हैं। हालांकि अब की बार नया टकराव किसी पेट्रोलिंग पॉइंट को लेकर नहीं, बल्कि चीन को आपत्ति भारतीय सेना की ट्रेनिंग से, और उसमें भी ये ट्रेनिंग अमेरिकी सेना के साथ क्यों हो रही है, ये चाइनीज पीएलए और उसके आकाओं को हजम नहीं हो रहा। वैसे ये ना तो कोई छिपी हुई बात थी, न ही कोई सीने में दफन राज, लेकिन चीन परेशान है। असल में भारतीय सेना और यूएस आर्मी के बीच हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री ड्रिल शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड के औली में दोनों देशों की सेनाओं की ज्वाइंट वॉर ड्रिल होगी। 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच होने वाली ये ट्रेनिंग 10,000 फीट की ऊंचाई पर होगी। इस युद्धाभ्यास के जरिए भारत और अमेरिका अपने हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री वॉरफेयर की स्ट्रेटजी एक दूसरे से साझा करेंगे। पहले ये युद्धाभ्यास अक्टूबर में किया जाना था, लेकिन भारतीय सेना के ऑपरेशनल कमिटमेंट्स की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया।
अब ऐसा नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच ये ज्वाइंट वॉर ड्रिल पहली बार हो रही है, और ऐसा भी नहीं कि जिनपिंग के तीसरी बार चीन की कुर्सी संभालने के बाद अचानक से वॉर एक्सरसाइज प्लान की गई। सच्चाई ये है कि भारत और अमेरिका के बीच ज्वाइंट वॉर ट्रेनिंग का ये 15वां मौका है। नोट करने वाली बात यह है कि एक साल ऐसी वॉर ड्रिल अमेरिका में, जबकि अगले साल भारत में होती है। ये पैटर्न रहा है। पिछली बार अमेरिका के अलास्का में भारतीय सेना के जवान गए थे। माइनस टेम्परेचर में किस तरह सरहदों की हिफाजत की जाती है, इसे लेकर स्ट्रेटजी और तकनीक से दो चार हुए। इस बार दोनों देशों के 350 सैनिक औली में इस वॉर ट्रेनिंग का हिस्सा बनने वाले हैं। अमेरिका और चीन की अदावत किसी से छिपी नहीं। चीन अमेरिका को सुपरसीड करके आर्थिक महाशक्ति का ख्वाब सालों से देखता आया है, और जब बात भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप की होती है तो चीन को फूटी आंख नहीं सुहाती। इसलिए चीन ने अपनी बेचैनी जाहिर कर दी, कह दिया चूंकि ये एक्सरसाइज LAC के पास हो रही है, इसलिए यहाँ किसी थर्ड पार्टी का दखल नहीं होना चाहिए। चीन की तरफ से कहा गया कि अमेरिका और चीन के बीच ये मिलिट्री ड्रिल द्विपक्षीय सीमा वाले मुद्दे का उल्लंघन है और LAC के पास कोई मिलिट्री ड्रिल नहीं होनी चाहिए। हालांकि इंडिया ने भी चीन को जता दिया कि ये नया भारत है। जहां तक अपने मुल्क की बात है तो इस बारे में वो किसी के कमेंट्स बर्दाश्त तो नहीं करेगा। भारत ने कह दिया कि LAC विवाद से भारत और अमेरिका की ज्वाइंट ट्रेनिंग को दूर रखा जाना चाहिए। ये पड़ोसी चीन था। अब उधर वाले पड़ोसी की भी बात कर ले, पाकिस्तान। वहां पर एक बार फिर से गृह युद्ध जैसे हालात की आहट सुनाई देने लगी है। इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करने वाले हैं, और अब से चंद घंटे बाद लाहौर से इस्लामाबाद के लिए इस मार्च का आगाज होगा। और फिर पाकिस्तान में क्या होगा ये किसी से नहीं छिपा है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी के नेता ने लॉन्ग मार्च के दौरान बड़ी हिंसा की भविष्यवाणी कर दी है। इसलिए आधे पाकिस्तान को अभी से ही कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि 24 घंटे बाद पाकिस्तान में क्या होने वाला है। पाकिस्तान की लॉन्ग मार्च पॉलिटिक्स और इस पॉलिटिक्स से जुड़ी पाकिस्तानियों के खौफ को सामने रखती ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए और गौर से देखनी चाहिए। इस्लामाबाद में डर है, लाहौर में दहशत है। क्योंकि सुबह होते ही पाकिस्तान में सियासी बवंडर आने वाला है। इम्पोर्टेड हुकूमत को हम किसी सूरत ना तस्लीम कर सकते हैं ना करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तानी ही अपने हुक्मरानों के खिलाफ नारे लगाएंगे। पाकिस्तानी ही अपने वर्दी वाले दहशतगर्दों से गोली खाएंगे। पाकिस्तानी ही अपने मुल्क को आग लगाएंगे। जानना चाहते हैं क्यों? पाकिस्तानी ही बताएंगे। सुन। चेयरमैन PTI इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जुमे को लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे। इमरान खान की कॉल पर कौम का लब्बैक, सर धड़ की बाजी लगाने का आज़म। लाहौर के लिबर्टी चौक में गहमा गहमी। लॉन्ग मार्च के लिए 40 फुट लंबा कंटेनर तैयार। मार्च का ऐलान कर दिया। इमरान खान कहते हैं लिबर्टी। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, बल्कि जिन्ना के मुल्क की बर्बादी का लाइव टेलीकास्ट है। और फिर एक बार बॉर्डर पार भीषण कोहराम होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इमरान खान लॉन्ग मार्च की शुरुआत करने वाले हैं। 28 अक्टूबर को लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू होगा। PTI के लाखों कार्यकर्ता इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इमरान खान ने कह दिया है कि 28 अक्टूबर को लाहौर के लिबर्टी चौक से वो खुद शरीफ और जरदारी खानदान की हुकूमत को तहस नहस करने की कसम खाने वाले हैं। कल 11 बजे मैं लिबर्टी चौक से अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब इसमें शामिल हो। ये कोई सियासत के लिए कोई तहरीक नहीं है, ये कोई ज़ाती मफादात के लिए नहीं है, कोई गवर्नमेंट गिराने या लाने के लिए नहीं है। ये मुल्क को हकीकी तौर पे आज़ाद करने के लिए है। इमरान खान खुद का बैग पैक कर ऐलानिया पाकिस्तान का डिब्बा गोल करने का फैसला कर चुके हैं। इसलिए शरीफ एंड कंपनी का हलक सूख रहा है।
बात लंदन तक पहुंच गई है। नवाज शरीफ ने इमरान के लॉन्ग मार्च के नतीजे की भविष्यवाणी तक कर दी है। ये फैसल वाडा साहब कह रहे हैं जो पीटीआई से कि जी इसमें लाशें गिरेंगी और खून खराबा होगा। ये इनकलाबी बंदा ही नहीं है, ये झूठा आदमी है, चोर लोगों को कहता है, खुद सबसे बड़ा चोर है। नवाज शरीफ 4 साल से ही लंदन में हैं, महफूज हैं, तंदुरुस्त हैं, लेकिन आने वाली सुबह का ख्याल पाकिस्तानियों को पतला किए जा रहा है, क्योंकि इमरान नियाजी के शागिर्दों ने लॉन्ग मार्च में लाल लाइन खींचने की बात कह दी है। इमरान खान के खासम खास फैसल बादवा को सुनिए। इंपॉर्टेंट शख्सियात और कई लाशें आइंदा आने वाले दिनों में गिरने वाली हैं। वो मार्च की आड़ में गिरेंगी, वो उससे पहले गिरेंगी। मैं आपको बिफोर टाइम बता रहा हूं, जानी पहचानी और ना जानी पहचानी बहुत सारा खून और लाशें गिरनी है। यानी इमरान खान और उनके शागिर्दों ने पाकिस्तान के परमानेंट पतन की पूरी पटकथा लिख दी है। शहबाज शरीफ से लेकर जरदारी तक इमरान खान की सियासी ताकत को बखूबी जानते हैं। इसलिए लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक के रास्तों पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च के लिए जुम्मे को कॉल दे दी गई है, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया ने भी अपनी तैयारियां तेज तर कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक आज इस्लामाबाद की जानिब से पुलिस के अलावा अफसरान का इजलास आज शाम को तलब कर लिया गया है, जिसमें तमाम तर एसपीज, डीएसपीज और एसएचओज भी शरीक होंगे। ज़िला इंतजामिया के भी नुमाइंदे उसमें मौजूद होंगे। इस्लामाबाद शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को कहाँ कहाँ से बंद किया जाएगा, इस हवाले से हिकमत अमली भी अपनाई जाएगी, जबकि इससे कबल ही तमाम तर रास्तों पर कंटेनर्स बड़ी तादाद में पहुँचा दिए गए हैं, कंटेनर्स रख दिए गए हैं। इमरान खान का कंटेनर भी तैयार हो चुका है। 40 फीट लंबे कंटेनर में एसी से लेकर गीजर तक लगाया गया है। इसी कंटेनर में बैठकर इमरान खान पाकिस्तान को बारूद और बवाल के कनस्तर पर बैठाने वाले हैं। आज इंशाल्लाह आप सबके सामने पेशन गोई कर रहा हूं, किसी पुलिस ने कुछ नहीं करना। पुलिस तब कुछ करती है जब 1,500-2 हजार लोगों को देखे। जब लाखों लोग आ रहे होंगे, कौन सी पुलिस कुछ करेगी? खैबर पख्तूनख्वा से कराची और क्वेटा से लाहौर तक मचा कोहराम तस्दीक करता है कि पाकिस्तान की बर्बादी का फाइनल ट्रेलर शुरू हो चुका है, जिसकी असली पिक्चर करीब 12 घंटे बाद सामने आने वाली है। लिहाजा इत्मीनान रखिए और हिंदुस्तान को आतंक के अनगिनत जख्म देने वाले दहशतगर्द मुल्क की बर्बादी का तमाशा देखिए। और हम 24 घंटे बाद जो कुछ पाकिस्तान में होने वाला है उस पर नजर रखे हुए हैं। यकीन मानिए, भारत के अखंड हिस्से अब पीओके की बात करें, क्योंकि उस पर हमारी नजर पैनी है और नीयत साफ है। 75 साल से पाकिस्तान पीओके पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। पाकिस्तान में ही पाकिस्तान की कई टेरर फैक्ट्रीज जो हैं वो एक्टिव हैं। 75 साल से इसी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता आया है। आज उसी पीओके पर देश में सियासी बहस छिड़ गई। एक्चुअली मौका बीजेपी के शौर्य दिवस का था। इसके बाद बीजेपी स्पोक्सपर्सन गौरव भाटिया ने पीओके का कसूरवार एक्स प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को ठहरा दिया, इस दावे के साथ कि अगर नेहरू सही वक्त पर सही फैसला ले लेते तो आज पीओके का मसला ही नहीं होता। इल्जाम यह भी लगा कि नेहरू जी की दोस्ती शेख अब्दुल्ला से थी, जो पीओके पर महंगी पड़ गई। तो क्या वाकई पीओके के कसूरवार पंडित नेहरू ही थे? आज इस पर आपको स्पेशल रिपोर्ट सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं कहानी पीओके की। बाईस अक्टूबर 1947 दिन बुधवार का था। करीब 200 से 300 ट्रक कश्मीर आए। ये ट्रक पाकिस्तान के फ्रंटियर प्रोविंस के कबायलियों से भरे थे। 5000 कबायलियों को ढाल बनाकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। कश्मीर के बड़े हिस्से पर दुश्मनों का कब्जा हो चुका था। भारतीय सेना ने कश्मीर से घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू किया। बड़े हिस्से को जीतकर भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। सात नवंबर 1947 दिन शुक्रवार कबायलियों को खदेड़ा जा चुका था।
भारतीय सेनाएं कश्मीर में खड़ी थीं, लेकिन शेख अब्दुल्ला की सलाह पर नेहरू युद्ध विराम का ऐलान कर चुके थे। नेहरू की उसी भूल की बदौलत आज भी मुजफ्फराबाद, पुंछ, मीरपुर, गिलगित जैसे क्षेत्र पाकिस्तान के पास हैं, जो आज पाकिस्तान में आजाद कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। दुनिया में ये इकलौता सबूत है जहां जीतती हुई सेना को युद्ध विराम की बदौलत पीछे हटना पड़ा। अगर सीज फायर नहीं हुआ होता तो इंडियन आर्मी तभी कश्मीर को आजाद करा लेती। नेहरू ने 1947 में सेनाओं को मुजफ्फराबाद जाने से रोक दिया था। मुजफ्फराबाद अब पीओके की राजधानी है। पीओके अखंड भारत का हिस्सा है। आज पीओके पर पाकिस्तान कुंडली मार कर ना बैठा होता। अगर 1948 में युद्ध विराम से पहले ही पंडित नेहरू कश्मीर का मसला यूएन में ले जाने की भूल ना करते। यूएन से जैसी उम्मीद पंडित नेहरू को थी, नतीजे उसके उलट रहे और पाकिस्तान को पीओके से हटाया नहीं जा सका। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान पीओके को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। पीओके में आज भी पाकिस्तान के कई टेरर कैंप एक्टिव हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मसले का हल चाहते थे। मामला यूएन तक पहुंच चुका था। साल 1949 में 5 जनवरी के दिन संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू कश्मीर के लोगों को निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह का अधिकार दिया था। ये भारत सरकार की एक बड़ी भूल की वजह से हुआ, जिसकी मुनादी आज भी पाकिस्तान करता है। साल 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को यूएन की मदद से सुलझाने की कोशिश की गई, जबकि ये एक घरेलू मसला था। इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ले जाना बड़ी भूल साबित हुआ। आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कश्मीर के मसले पर लॉर्ड माउंटबेटन पंडित नेहरू के सबसे ज्यादा विश्वास पात्रों में से एक थे। नेहरू की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर सरदार पटेल को विश्वास में नहीं लिया और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हुए कश्मीर में जनमत संग्रह का फैसला ले लिया। इसी जनमत संग्रह पर आज भी पाकिस्तान घड़ियाली आंसू बहाकर भारत को बदनाम करता है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दिए जाने थे, जिसमें से 20 करोड़ रुपए दिए जा चुके थे। बकाया 55 करोड़ के लिए शर्त ये थी कि ये रकम तभी दी जानी है जब पाकिस्तान सभी संधियों का पालन करे। लेकिन उससे पहले कश्मीर में पाकिस्तान का पाप सामने आ चुका था। बावजूद इसके 1948 में ही पाकिस्तान को बकाया 55 करोड़ रुपए देने का फैसला कर लिया गया। सरदार पटेल को आशंका थी कि पाकिस्तान इस रकम का इस्तेमाल अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में करेगा। पटेल की ये आशंका सच साबित हुई। नवंबर 1947 को नेहरू ने राजा हरि सिंह को पत्र लिखकर शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाने की मांग की। मार्च 1948 में हरि सिंह ने अपने प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन की जगह शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, जिसके बाद शेख अब्दुल्ला घाटी की सबसे अहम शख्सियत बन चुके थे। हरि सिंह को सदर रियासत का ओहदा हासिल था, लेकिन सत्ता की ताकत शेख अब्दुल्ला के हाथ में थी। इसी गलती ने कश्मीर में अलगाववाद की शुरुआत कर दी थी। 1950 आते आते शेख अब्दुल्ला के तेवर बागी हो चुके थे। शेख अब्दुल्ला और बख्शी गुलाम मोहम्मद ने पंडित नेहरू को अंधेरे में रखा। नेहरू दोनों पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। 30 सितंबर 1947 को पंडित नेहरू ने सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी, जिसमें बख्शी गुलाम मोहम्मद से मिली जानकारी का जिक्र था। खत में लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर भेजे गए हथियारों को जब्त कर आरएसएस कार्यकर्ताओं में बांट दिया गया है। बाद में इसे लेकर जांच की गई तो ये बात गलत साबित हुई। इसे लेकर पटेल ने नेहरू को चिट्ठी भी लिखी थी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।